हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुक्राफ्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर की बुक समकालीन भारत एवं शिक्षा से लिया गया है और इसका कोर्स कोड है E101 और हमारे टॉपिक का नाम है बुनियादी शिक्षा योजना। इसमें पढ़ेंगे हम इसकी योजना किस तरह से बनाई गई है और इसकी रूपरेखा कैसी है, इसके पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषताएँ हैं, इस योजना को बनाने के क्या उद्देश्य थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। बुनियादी शिक्षा योजना। अविनाश लिंगम के शब्दों में बुनियादी शिक्षा हमारे राष्ट्रपिता का अंतिम और संभवतः महानतम उपहार है। इस उपहार को नई तालीम व वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये राष्ट्रपिता ने दिया था। ये जो स्कीम चली थी बुनियादी शिक्षा योजना, ये किसकी देन है? ये राष्ट्रपिता की देन है। और राष्ट्रपिता कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। तो ये उनका ही दिया हुआ महानतम उपहार है। इस उपहार को नई तालीम व वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन नाम इसके हो गए। एक तो बुनियादी शिक्षा योजना तो है ही, और नई तालीम और वर्धा शिक्षा योजना भी इसके नाम है। अगर इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाता है तब भी आपको यही आंसर लिखना होगा। सन 1937 में वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह के दौरान गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो मारवाड़ी स्कूल की जो रजत जयंती समारोह था उसमें इसका आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे ही लोगों को आमंत्रित किया जा सकता है जो आगे बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पे किस किस नेता को यहाँ पे बुलाया गया था? एक तो शिक्षा शास्त्रियों को बुलाया गया था, राष्ट्रीय नेताओं को बुलाया गया था और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया था। इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से पुकारा गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन क्या है। तो यहाँ पे ये आपको आंसर लिखना है कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारकों को आमंत्रित किया गया। इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना गया। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये वर्धा के मारवाड़ी हाई स्कूल के रजत जयंती समारोह में आयोजित किया गया था। यहीं सबके सामने उन्होंने बुनियादी शिक्षा की अपनी नवीन योजना प्रस्तुत की। गांधी जी की नवीन योजना इस प्रकार थी: बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम 7 साल का हो। तो बुनियाद, जैसे कि हम कोई अगर घर बनाते हैं तो क्या है, सबसे पहले उसकी बुनियाद ही रखी जाती है। अगर बुनियाद अच्छी होगी तो मकान भी अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से बच्चों को अगर नई शिक्षा जो है अच्छी तरीके से दी जाए, जो पहली पढ़ाई जो होती है वो अच्छे से सिखाया जाए, तो आगे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये कम से कम 7 साल का हो और जिसके द्वारा मैट्रिक तक का ज्ञान दिया जा सके, परंतु इसमें अंग्रेजी के स्थान पर कोई और उद्योग जोड़ दिया जाए। तो गांधी जी ने अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। सर्वोन्मुखी विकास के उद्देश्य से सारी शिक्षा जहां हो सके किसी उद्योग द्वारा दी जाए। तो ये शिक्षा किससे जोड़ी गई? उद्योग से जोड़ी गई, कि उद्योग से जोड़कर ही शिक्षा दी जाए, जिससे पढ़ाई का खर्च भी आधा हो सके। जरूरी यह है कि सरकार उन बनी हुई चीज़ों को राज्य द्वारा निश्चित की गई कीमत पर खरीद ले। तो यहाँ पे रोजगार सिखाया गया बच्चों को। और तत्पश्चात गांधी जी द्वारा व्यक्त किए जाने वाले शिक्षा संबंधी विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर क्या है, नई शिक्षा की, नई तालीम की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया। तो गांधी जी द्वारा व्यक्त किए ये प्रस्ताव किसने रखा था? गांधी जी ने। और शिक्षा संबंधी विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित किया गया और प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम योजना की तैयार करने का काम भी सौंपा गया गांधी जी को। तो समिति ने अपने सबसे पहला प्रतिवेदन कब आया? दिसंबर 1937 में। तो इसमें क्या है, वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों और वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण एवं परीक्षा नियमों और कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उनके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया गया। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को ध्यान दिया गया है कि इसकी पद्धति किस तरह की होगी, इसमें कोई दोष तो नहीं है और
इसमें क्या सिद्धांत होने चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, कितने अध्यापक इसमें पढ़ाने वाले होने चाहिए, और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षण दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, वो प्रशिक्षित हैं या नहीं। विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण, परीक्षा नियम बनाए गए और कताई बुनाई से मुख्य हस्तशिल्प मानकर उनके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया गया। वो क्या है, पाठ्यक्रम तैयार किया गया इनका। फिर इसके बाद द्वितीय प्रतिवेदन आया। द्वितीय प्रतिवेदन में समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्पों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया और इन शिल्पों और अध्ययन के समस्त पाठ्य विषयों का वर्णन किया गया। इसमें यह मत प्रकट किया गया हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। तो पहले प्रतिवेदन में बताया गया कि किस तरह से इसके सिद्धांत होने चाहिए, नियम होने चाहिए, और दूसरे प्रतिवेदन में कि इसमें क्या क्या कार्य होने चाहिए, जैसे कृषि से रिलेटेड, मिट्टी का काम करने वाले, लकड़ी से काम करने वाले। तो ऐसे इसमें क्या है, हस्तशिल्प रखे जाएँ। तो इन हस्तशिल्पों का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होना चाहिए कि सारे जो विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ये गांधी जी ने दिया प्रस्ताव। तो तत्पश्चात गांधी जी की इस योजना पर विचार करके समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो जब ऐसा ही नहीं है कि कोई भी अगर बदलाव लाना हो तो एकदम से आ जाता है, नहीं, सभी की सलाह ली जाती है इसमें। तो इस तरह से क्या है, गांधी जी के इस प्रस्ताव पर क्या है, समिति ने कुछ विचार किया और विचार करने के बाद अपना प्रस्ताव क्या है, प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि राष्ट्र के सब बच्चों को 7 वर्ष तक क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो जैसे आज भी चलता है कि 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। अगर मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाए तो बहुत जल्दी कैच करता है, बहुत जल्दी अच्छे से सीख जाता है, बच्चे को सिखाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तीसरा, शिक्षा का मध्य बिंदु किसी प्रकार का हस्तशिल्प होना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो सके। अगर हस्तशिल्प होगा तो बच्चे हाथ के दस्तकार होंगे, कुछ ना कुछ सीखे हुए होंगे, तो आगे चल के अपनी जीविका आसानी से चला सकेंगे। चौथा है, हस्तशिल्प का चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि बच्चे उसको सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, उन्हें सिखाना उचित है या नहीं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पांचवा है, इस पद्धति से धीरे धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें बच्चे बना रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, उनको मार्केट में बेचकर क्या अध्यापक के वेतन, सैलरी का व्यय भी निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी रूपरेखा की कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए इसकी क्या रूपरेखा थी। वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना की रूपरेखा निम्नलिखित है। पहली, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की रखी गई थी, 7 वर्ष की रखी गई है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। और दूसरा, यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों और बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है। तो 7 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षा है वो निःशुल्क है, फ्री में दी गई है और अनिवार्य है कि ये जो फ्री की शिक्षा इसलिए रखी है, बहुत से बच्चों को पढ़ाने नहीं भेजते हैं बहुत से लोग, तो क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और फीस होने की वजह से वो उसका खर्चा उठा नहीं सकते बच्चे के स्कूल का, तो इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना भी नहीं चाहते। इसलिए इनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए दी जानी चाहिए। तीसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है। अभी मैंने आपको बताया शिक्षा का माध्यम अगर मातृभाषा रहेगा तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। चौथा, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने जो रूपरेखा तैयार की है, इसमें समिति ने जो रूपरेखा तैयार की तो उसमें क्या है, पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। पांचवा, संपूर्ण शिक्षा संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होता है। तो इस पूरी शिक्षा किस पर निर्धारित है, आधारभूत शिल्पों पर आधारित है। तो ये सारी शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प से होती है। और छठा, शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है कि जो शिल्प की शिक्षा है, जो उन्हें कताई बुनाई ये सिखाया जा रहा है, तो ये किस तरह से बालकों की योग्यता कि वो कितना सीख सकते हैं और स्थान की आवश्यकता है कि वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरत भी है उनकी या नहीं है, तो इस तरह से सिखाया जाना चाहिए। सातवां, चयनित शिल्प का अधिगम इस प्रकार कराया जाता है कि शिल्प की शिक्षा बालकों को स्वावलंबी बना देती है।
तो बच्चे अपने आप में ही कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं, तो इसलिए इसको क्या है, आधार बनाया गया है। 8वां पॉइंट है कि बालक शिक्षा के सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व को जान जाते हैं, कि उनसे नई नई चीज़ें बनवाई जाती हैं और समाज में उन्हें रहने का तरीका आ जाता है कि अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं तो उनके पास पैसे भी नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो अपनी जीविका नहीं चला सकेंगे, और समाज से और वैज्ञानिक महत्व को जान पाते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से बनाई गई हैं। 9वां पॉइंट है शारीरिक श्रम पर बल दिया जाता है, जिससे बालक सीखे हुए शिल्प से जीविकोपार्जन कर सके। तो यहाँ पे शारीरिक श्रम उनको बच्चों को सिखाया जा रहा है, हाथ पैरों से वो हाथों से बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनके माइंड में सेट हो जाती है कि इसको इस तरफ घुमाना है, इसको ऐसे आकार देना है। तो ये शारीरिक श्रम बच्चों से कराया जाता है और ये करते करते वो अपना जीविकोपार्जन करने लायक काम सीख लेते हैं। 10वां पॉइंट है शिक्षा का बालक के जीवन, गृह एवं ग्राम से और उनके गांव के उद्योगों, हस्तशिल्पों, व्यवसाय से घनिष्ठ संबंध होता है, कि बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो उनके यहाँ पर यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। वहाँ पर क्या है, उद्योग उन चीज़ों का चल रहा होता है, व्यवसाय होता है, तो इन चीज़ों से घनिष्ठ संबंध होता है। 11वां पॉइंट है कि बालकों द्वारा बनाई वस्तुओं को बेचकर स्कूल का कुछ व्यय चलाया जा सकता है। ये नहीं है कि सारा खर्चा सरकार दे रही है या फिर प्राइवेट कमेटियां दे रही, इस तरह से नहीं है, कि जो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें अच्छी हैं उनको मार्केट में बेचकर कुछ व्यय निकाला जा सकता है इससे। 12वां पॉइंट है बेसिक शिक्षा के उपर्युक्त योजना में गांधी जी के शिक्षा दर्शन की रूपरेखा समाहित है। तो बेसिक शिक्षा, इसे बेसिक शिक्षा कहा गया, बुनियादी शिक्षा कहा गया, नई तालीम कहा गया। तो इसकी जो रूपरेखा है वो किसके द्वारा तैयार की गई थी, गांधी जी के शिक्षा दर्शन की रूपरेखा में ही समाहित है ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के। आई होप आपको रूपरेखा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसकी पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या क्या थी, मतलब खासियत क्या थी इस रूपरेखा की। पहला, कक्षा 5 तक बालक और बालिकाओं की शिक्षा का पाठ्यक्रम एक जैसा सह शिक्षा के रूप में है। तो यहाँ पे एक विशेषता तो ये हुई कि सारा पाठ्यक्रम एक जैसा ही बनाया गया, बालकों के लिए भी और बालिकाओं के लिए भी। दूसरा, 5वीं कक्षा के बाद बालक और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध अलग अलग है। तो 5वीं क्लास तक तो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको एक साथ शिक्षा दी जाती है, लेकिन 5वीं कक्षा के बाद क्या है, बालक बालिकाओं को अलग अलग क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये इसका प्रबंध किया गया है। तीसरा, 6वीं और 7वीं कक्षाओं में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा आधारभूत शिल्प के स्थान पर मान्य हो सकती है। तो 6ठी 7वीं कक्षा में क्या है, जो लड़कियां होती हैं उनके लिए गृह विज्ञान की शिक्षा रखी गई है ताकि वो घर का काम करना भी सीख सकें। चौथा पॉइंट है कि संस्कृत, वाणिज्य, आधुनिक भारतीय साहित्य आदि की व्यवस्था 7वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए है। तो 7वीं और 8वीं कक्षाओं में क्या है, आप लोग देखते होंगे कि संस्कृत जो है बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ये स्टार्टिंग में नहीं रखा जाता है, 1st to 5th तक की क्लास में नहीं रखा जाता है ताकि बच्चे इसे नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोल पाते हैं। जब 6ठी क्लास में आते हैं, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में संस्कृत, वाणिज्य और आधुनिक भारतीय साहित्य की जानकारी उन्हें मिलती है, तभी वो आसानी से सीखने योग्य हो पाते हैं। तो 5वां है, यद्यपि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है लेकिन राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी सभी के लिए अनिवार्य है। तो ये जो सीखने का माध्यम है वो क्या रखा गया है कि मातृभाषा को रखा गया है। मातृभाषा के द्वारा बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और समझ भी पाते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि पूरे राष्ट्र में ज़्यादातर देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, हिंदी बोली जाती है, तो इसलिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है। 6ठा पॉइंट है पाठ्यक्रम का स्तर वर्तमान मैट्रिक के समकक्ष। तो जो मैट्रिक क्लास होती है उसी के आसपास का रखा गया है इसका पाठ्यक्रम। 7वां, पाठ्यक्रम के अंतर्गत अंग्रेजी तथा धर्म का स्थान नहीं दिया गया है। तो पाठ्यक्रम में क्या है, एक तो अंग्रेजी को नहीं रखा गया और धर्म का स्थान नहीं रखा गया, उसमें कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी गई है। इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। शिक्षण अनुभव रखने वालों के लिए अवधि 1 वर्ष एवं अनुभव न रखने वालों के लिए 3 वर्ष है।
तो यहाँ पे क्या है, प्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं उन्हीं को रखा जाता है, उनके लिए अनुभव भी होना अनिवार्य है। आई होप आपको विशेषताएं भी समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की, कि बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य जान लेते हैं। पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। इसके दो अभिप्राय हैं, बालकों द्वारा बनाई वस्तुएं बेचकर विद्यालय की व्यय की पूर्ति करना और बालकों का किसी उद्योग द्वारा धन का अर्जन करना। तो एक तो ये है कि यहाँ जो वस्तुएं बनाई जाती हैं बच्चों के द्वारा, वो मार्केट में बेचकर क्या है, विद्यालय का कुछ व्यय निकाल लिया जाता है, और बालकों को किसी न किसी उद्योग से जोड़कर उनको धन अर्जन करना भी सिखा दिया जाता है। तो गांधी जी के शब्दों में प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के पश्चात किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर ली, आज के टाइम में भी ऐसे होता है कि पढ़ाई लिखाई तो इतनी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, किसी को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। तो गांधी जी ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार करी है, ऐसा उद्देश्य रखा है इसका कि बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई कर लें तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा रोजगार सीख लें, ऐसे शिल्प सीख लें कि जिससे वो आगे स्वावलंबी बन जाएं। अब बात करते हैं सेकंड उद्देश्य की। दूसरा उद्देश्य इसका नैतिक उद्देश्य है। गांधी जी के शब्दों में, मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उसकी आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। तो यहाँ पे उन्होंने नैतिक उद्देश्य की बात की है कि नैतिक उद्देश्य किस तरह से दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी को समान रूप से क्या है, शिक्षा दी जाती है इसमें, और उनका पालन पोषण में चाहे कितना भी अंतर हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो एक ही तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तीसरा उद्देश्य इसका सांस्कृतिक उद्देश्य। भारतीय संस्कृति व सभ्यता की पूर्ण जानकारी दी जाए, अन्यथा किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाती है। ऐसा होता है ना कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया था वो बच्चों को नहीं सिखाते हैं, आगे चलकर बच्चे भूल जाते हैं कि हमारे पीढ़ी में कौन सा काम होता था। उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है, उसको वो क्या है, अपनी संस्कृति को बहुत ही बुरा समझने लगता है। तो इसलिए क्या है, वो नष्ट ना हो जाए, इसीलिए उसे सांस्कृतिक उद्देश्य भी सिखाए जाते हैं। चौथा, नागरिकता का उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा बालकों को अच्छा नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उद्देश्य दिया हुआ है नागरिकता का उद्देश्य, कि बच्चे को नागरिकता भी आनी चाहिए। तो बुनियादी शिक्षा बालकों को अच्छा नागरिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शिक्षा बालकों को कर्तव्य पालन करना, सहयोग की भावना, सदाचार, राष्ट्र प्रेम, श्रम की भावना आदि सद्गुणों का विकास करती है। यहाँ पे सहयोग की भावना, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया जाता है, कि हस्तशिल्प जैसे हो रहे थे, एक बच्चे को दूसरे ऐसे ग्रुप बनाकर बिठा दिया जाता है और उससे क्या है, वो बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। सदाचार, राष्ट्र प्रेम की भावना, श्रम की भावना, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो भी सिखाया जाता है उन्हें। यह शिक्षा प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निर्वाह करने की सीख देती है। तो ये है नागरिकता का उद्देश्य। और पांचवा उद्देश्य है शारीरिक, मानसिक एवं तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। वर्तमान शिक्षा प्रणाली मात्र बालक के मानसिक विकास पर बल देती है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली। तो क्या है, बालक के क्या है, मानसिक विकास पर बल देती है, क्योंकि जब किसी चीज़ को करेंगे तो बच्चे थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे ना कि किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से मानसिकता पर बल देती है। तो अतः इस प्रकार की शिक्षा बालकों की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करती है। छठा उद्देश्य है सर्वोदय समाज की स्थापना का उद्देश्य। आज का समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक तो धनवान और एक निर्धन। ये तो आप सभी को पता होगा, आज की दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग भी हैं और बहुत से गरीब लोग भी हैं। धनवान लोग धन की अधिक सीमा से और गरीब वर्ग धन के अभाव के कारण विकृत हैं, वो लोग परेशान हैं। गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रकार के विकृत समाज के स्थान पर सर्वोदय समाज की स्थापना हो।
तो आप लोगों ने सर्वोदय स्कूल के नाम से स्कूल भी सुना होगा। तो इसी तरह से गांधी जी की जो इच्छा थी वो सर्वोदय समाज की स्थापना करनी थी। तो सर्वोदय समाज में धन के स्थान पर श्रम की महत्ता स्वीकार की गई। तो सर्वोदय समाज में क्या है, धन को ना महत्व देकर क्या है, श्रम को महत्व दिया गया, जिसमें स्नेह सहयोग की भावनाएं होंगी तथा घृणा, अलगाववाद, शोषण, स्वार्थ, संचय की प्रवृत्ति आदि का त्याग होगा इससे। और बच्चों को सर्वोदय समाज के लिए बुनियादी शिक्षा प्रेम, सहयोग, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को विकसित करती है। अब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर से आया हुआ है स्कूल में पढ़ने, अब वो क्या है, वो कुछ बना रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। अब गरीब परिवार से आए हुए बच्चे को अच्छे से आती है वो चीज़, तो क्या है, वो बच्चे को बताएगा। इससे क्या है, सहयोग की भावना बढ़ेगी और प्रेम भी बढ़ेगा दोनों में, और आत्मविश्वास भी आएगा सीखने के बाद। 7वां है सह संबंधात्मक शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत हस्तशिल्पों के माध्यम से बालकों को क्या है, विभिन्न विषयों की शिक्षा के साथ दी जाती है, अर्थात अन्य विषयों की शिक्षा दस्तकारी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बुनियादी शिक्षा के अंदर क्या है, हस्तशिल्पों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है। 8वां उद्देश्य स्वतंत्रता का उद्देश्य। बुनियादी शिक्षा में शिक्षक तथा बालक दोनों को अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। शिक्षक को किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने की बाध्यता नहीं रहती, कि ये नहीं है कि बच्चे को आज ही के आज सिखाना है। बच्चों की इतनी बड़ी सोच नहीं होती कि वो एकदम से सीख जाएंगे, उनके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं रहती। बालकों की ज्ञान वृद्धि के लिए शिक्षक किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता है। अब मान लीजिए बच्चे को अगर बोला जाए कि इस तरह से बनाना है इसको, तो क्या है, शिक्षक उसके ज्ञान में क्या है, वृद्धि कर रहा है। तो बुनियादी शिक्षा भारतीय राष्ट्रीयता के अनुकूल है। ये निरक्षरता, बेरोजगारी तथा अज्ञानता को दूर करने में सहायक है। अब क्या है, इससे क्या है, निरक्षरता तो खत्म होएगी, बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, बेरोजगारी भी खत्म होएगी, उनको रोजगार आ जाएगा, और अज्ञानता को भी दूर कर सकते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगी ये सारी चीज़ें। सर्वोदय समाज की धारणा के अनुसार भारतीय समाज का पुनर्संगठन करना बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका पुनर्संगठन किया जा रहा। 9वां पॉइंट है शारीरिक श्रम। इसके 4 लाभ होते हैं। बालकों की शिक्षा का व्यय निकल जाता है और व्यवसाय का प्रशिक्षण भी मिल जाता है, आत्मविश्वास भी आ जाता है उन बच्चों में, और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भी नहीं रहती है। कहते हैं ना, अगर कोई बोझा ढो रहा हो और कोई बिजनेसमैन जा रहा हो तो उसको घृणा की दृष्टि से देखेगा कि यह मेहनत कर रहा है। तो क्या है, शारीरिक श्रम के प्रति घृणा भी नहीं रहती है इसमें। और गांधी जी के अनुसार क्या है कि बालक के शरीर के अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग उसके मस्तिष्क को विकसित करने की सर्वोत्तम और शीघ्रतम विधि है। ये कुछ जो डेफिनेशन है ये आप अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।